बेटा लास्ट क्लास में हम लोगों ने मैग्नेटिज्म एंड मैटर का इंट्रोडक्शन ले लिया था और मैंने आप लोगों को कराया था मैग्नेटिक फील्ड एट कौन से पॉइंट के लिए कराया था बेटा? एक्सियल पॉइंट के लिए करा दिया था। ठीक है, तो आज हम लोग इक्वेटोरियल पॉइंट की बात करते हैं। तो हमारे पास आज डेरिवेशन होने वाली है, कौन सी होने वाली है? मैग्नेटिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ अ डायपोल। अब देखो, मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि इक्वेटोरियल पॉइंट क्या होता है, इस बात को ध्यान रखने के लिए पहले बताना था। मैंने आपको बताया था ऐसे लाइन लेटी हुई है, अगर ये कोई हमारे पास एक बार मैग्नेट है और इस बार मैग्नेट पर हमारे पास इसके एक्सिस के अलॉन्ग आता है तो वो एक्सियल आ जाएगा और ऊपर वाली जो लाइन आएगी वो इक्वेटोरियल आ जाएगी। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक क्वेश्चन था ऐसे छोटा सा, उसमें जो फॉर्मूला था उसमें बस आर और उसकी वैल्यू डालनी थी, थीटा की, और कोई बड़ा क्वेश्चन है नहीं इसमें। जो हमने एक्सियल का दिखाया तो कोई क्वेश्चन इतना बड़ा दे नहीं रखा है। दे रखा है बार मैग्नेट इज 1 मीटर लॉन्ग, 0.1 मीटर लॉन्ग एंड इट्स पोल स्ट्रेंथ इज 12। फाइंड द मैग्नेटिक इंडक्शन एट अ पॉइंट, यानी कि बी निकालना है, ऑन इट एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.2 मीटर फ्रॉम सेंटर। तो सिंपल सा है, इसमें कोई बड़ी चीज़ तो है नहीं, इसलिए मैंने क्वेश्चन कराया है ना। तो डायरेक्ट हो जाएगा, फॉर्मूले में डाल देना, आपका आंसर आ जाएगा। कोई ज़्यादा बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट इसमें था। अब इसमें करते हैं मैग्नेटिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट। सेंटर से बिल्कुल परपेंडिकुलर अगर कोई पॉइंट पी है तो इस पॉइंट को मैं क्या मान के चलूंगा बेटा? इक्वेटोरियल पॉइंट पे। और यहाँ पर हमारे पास इस पी पॉइंट पर मेरे को क्या फाइंड करना है? मैग्नेटिक फील्ड। अब अगर मेरे को पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है तो कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। मैंने पहले तो पी को साउथ पोल और नॉर्थ पोल से ज्वाइन कर दिया है बेटा। अब जब मैंने इस लाइन को इससे ज्वाइन किया है तो मैंने क्या बोला था? पी पॉइंट पर एक आइडेंटिकल मैग्नेट मान लो, बस कोई सा एक पोल किसी तरफ मान लो, कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने इस पॉइंट पर मान के चला कि ऐसे रखा है कि नॉर्थ इधर है और साउथ इस तरफ है ना, तो चलो नॉर्थ एक जरूरत भी नहीं है, आप एक ही मोनोपोल मान रहे हैं लोग, तो आप एक ही पोल को मान लो। मोनोपोल मानने के लिए नॉर्थ पोल, ठीक। तो यहाँ पे नॉर्थ पोल है, ये वाला जो नॉर्थ पोल है ये इस साउथ पोल क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो पक्का भी ये जो नॉर्थ पोल है वो इस तरफ इसकी डायरेक्शन दे रखा होगा बेटा, और ये वाला जो नॉर्थ पोल है वो इस नॉर्थ पोल को क्या करेगा? रिपेल करेगा। तो बेटा इसकी डायरेक्शन पक्का भी इस तरफ जा रही होगी। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चा। अब मैंने कहा यार ये जो वैल्यू है इसकी नेट वैल्यू मैग्नेटिक की इधर आ रही है, इधर आ रही है, तो नेट वैल्यू मेरे पास कहाँ जाएगी? कहीं इस डायरेक्शन में जा रही होगी। लेट्स से यहाँ पर अगर ये एंगल थीटा है तो आप मुझे ये बताइए कि ये वाला एंगल थीटा आ जाएगा ऑल्टरनेट एंगल से, और अगर ये एंगल थीटा है तो फिर मेरे पास देखिए इक्वेटोरियल पॉइंट है ना, ये वाली डिस्टेंस है आर डिस्टेंस, ये आर। अब ये बिल्कुल एल होती है ये वाली डिस्टेंस, ये भी मेरे पास एल है ना, तो बिल्कुल बराबर एंगल बनाएंगे दोनों, राइट। तो ये थीटा हो गया, ये थीटा तो पैरेलल इधर बनाऊंगा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से, ये भी थीटा। ये तो थर्ड क्लास की बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। मैंने कहा मैं ये वाला मैग्नेटिक फील्ड V1 मान लेता हूँ जो एट्रैक्टिव था, और जो रिपल्सिव था इसको मैंने V2 मान लिया। अब पहले V1 की वजह से ये जो V1 है इसका जो ये वाला कंपोनेंट आएगा ये क्या आएगा? V1 cos थीटा, और ये वाला जो आएगा वो क्या आएगा? V1 sin थीटा। समझ में आ रहा है? यहाँ तक तो बेटा कोई दिक्कत नहीं कंपोनेंट रिजॉल्व करने में। सिमिलरली इसके थीटा के मतलब इसके ये वाला कंपोनेंट जो आएगा ये कौन सा आ जाएगा थीटा के अलॉन्ग? B2 cos थीटा, और ये वाला जो ऊपर आएगा ये क्या आएगा? B2 sin थीटा। अब B2 sin थीटा और B1 sin थीटा बीइंग इक्वल एंड अपोजिट कैंसिल आउट, B2 sin थीटा एंड B1 sin थीटा, क्योंकि इनका क्या है? लाइन ऑफ एक्शन भी सेम है और ऑपोजिटली एक्ट कर रहे हैं, इक्वल और ऑपोजिट, तो इसलिए दे कैंसिल आउट। तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड वैल्यू बचेगी वो हमारे पास किसकी वजह से बचेगी बेटा? केवल और केवल B1 cos थीटा की वजह से। एक B1 cos थीटा हमारे पास इधर से, एक B1 cos थीटा इधर से, तो यानी कि नेट वैल्यू जो होगी मेरे पास वो 2B1 cos थीटा। देखो यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो मुझे समझ में आता है कि मॉड ऑफ B1 इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ B2 है, देखिए मैग्नेटिक दोनों बराबर हैं, दोनों में साफ साफ आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि मैग्नेटिक जो मूवमेंट m है, पोल स्ट्रेंथ छोटा m वो बराबर है, पोल स्ट्रेंथ यानी कि छोटा m बराबर है। अब अगर मैं यहाँ पर m लिखता हूँ तो बेसिकली डिस्टेंस भी सेम है, यहाँ से भी डिस्टेंस सेम है, तो बेसिकली B1 और B2 बराबर है, इस बात में तो कोई दो राय नहीं है, ठीक है। अब
अगर ये वैल्यू बराबर है तो जो आपके पास वो लिख लेना बेटा, कंसीडर अ पॉइंट P प्लेस्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट ऑन अ बार मैग्नेट ऑफ लेंथ ड्यूअल, लेट द डिस्टेंस बी r, वो सब प्लीज कर लेना, ठीक है। नेट मैग्नेटिक फील्ड, इसकी जो वैल्यू आएगी बेटा ये आप कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं। नेट मैग्नेटिक फील्ड, ये देखो बेटा मैं मान के चल रहा हूँ B1 और B2 बराबर है, तो B1 cos थीटा प्लस B2 cos थीटा, यानी कि लेट्स से 2B1 cos थीटा आ जाए। कोई डाउट, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब B1 निकाल लो, B2 निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी B1 वो कितना आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m बाय, ये डिस्टेंस कितनी आ जाएगी बेटा, r ये है, l ये है, तो अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। देखो बेटा एक्चुअल में तो ये डिस्टेंस आएगी आपके पास ये अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m बाय r स्क्वायर। जब आप इसका स्क्वायर लगाएंगे तो रूट हट जाएगा और r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर रह जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक तो आपको कोई डाउट नहीं है। अब अगर ये वैल्यू मेरे पास B1 की है तो 2B1 cos थीटा में क्या मैं, अच्छा cos थीटा भी यहाँ से निकाल लेता हूँ, cos थीटा भी मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ। तो cos थीटा की वैल्यू क्या होती है, बेस अपॉन हाइपो, बेस कितना है L और हाइपो कितना है अंडर रूट L स्क्वायर बाय H स्क्वायर, तो L अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। यहाँ तक कोई डाउट, तो मैं इसमें डाल देता हूँ वैल्यू 2 इंटू B1 की वैल्यू क्या आई है, म्यू नॉट इंटू m अपॉन 4 पाई अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर हो जाएगा। cos थीटा की वैल्यू में क्या करने जा रहा हूँ बेटा, L अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 1/2 लिख सकता हूँ। ये 1 प्लस 1/2 3/2 हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। अंदर रूट में 2ml, ये याद है आपको 2l इंटू n किसके इक्वल हुआ करता था, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के। तो यहाँ पर मेरे पास 2ml को m लिख दूंगा, तो मेरे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2ml को बड़ा M अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, 1 प्लस 1/2 हो जाएगा, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, तो ये आ जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 3/2। तो ये जो होती है हमारे पास, ये वैल्यू आती है किसकी, मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल पॉइंट पे। सॉरी, एक बार वीडियो देख लेता हूँ, ये तो ब्राइटनेस थोड़ी ज़्यादा हो गई, ब्लर तो नहीं है ना। कैमरा बदलना पड़ेगा भाई, हैं? सेल आ रही है, कौन सी सेल आ रही है, दिवाली सेल, ब्लैक फ्राइडे। चलो ब्लैक फ्राइडे के दिन एक नया मोबाइल ले लेंगे, देखते हैं। खैर कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब क्या था कहानी, अगर आपके पास R बहुत 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 दूर है L से, है ना, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये R³ हो जाएगा, R³ बेटा ये कट ही जाएगा ना, तो स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, R³ हो जाएगा। इफ R इज वेरी वेरी, मतलब बहुत दूर निकाल रहे हो ना, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन L, तो B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन, देखो L तो इग्नोर कर देंगे, 4 पाई R स्क्वायर बचेगा, R³ बचेगा बेटा, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा 3/2 में और 3 बचेगा, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m बाय R³। कल क्या आया था, R³ आया था, L³ आया था, R³ में आया था, ठीक है, R³ में रखा, ठीक है, मैंने L और R में। अब देखो मेरी बात, ये आ गया हमारे पास नेट B एट इक्वेटोरियल का। कल अगर आपको याद हो तो मैंने लिखवाया था B एट एक्सियल, और B एक्सियल की जो वैल्यू आई थी वो आई थी म्यू नॉट इंटू 2m अपॉन 4 पाई R³, ये आई थी बेटा। इस पॉइंट पे जब काफ़ी छोटा होगा उस पर ये कहाँ थी, तो B एक्सियल इज इक्वल्स टू 2 म्यू नॉट इंटू m बाय 4 पाई R³ लिख सकते हो। ये जो वैल्यू है म्यू नॉट m बाय 4 पाई R³, क्या आप इसे B इक्वेटोरियल लिख सकते हैं, तो इसीलिए जो हमारे पास B एक्सियल है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ B इक्वेटोरियल के आ जाएगा।
एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट जो आप लोगों को समझ में आना चाहिए और पता भी होना चाहिए। कल अगर आपने देखा हो तो जो हमारे पास एक्सिस पे पॉइंट था और उसमें जो मेरे पास साउथ नॉर्थ बनाया था उसमें एक पॉइंट मैंने नॉर्थ पोल कंसीडर किया था, नॉर्थ वाला नॉर्थ को रिपेल कर रहा था, साउथ वाला नॉर्थ को अट्रैक्ट कर रहा था। ये कहानी बताई थी मैंने आप लोगों को। जो नेट मैग्नेटिक फील्ड थी उसकी डायरेक्शन उसी तरफ थी जिस तरफ आपका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट था। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन उसी तरफ थी जिस तरफ आपका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट था, यानी कि साउथ टू नॉर्थ। मैंने आपको बताया था जिस तरीके से हमारे पास इलेक्ट्रिक डायपोल के केस में डायपोल के अंदर जो चार्ज जाता है उसकी डायरेक्शन जो होती है -q टू +q होती है, ऐसे ही मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन बेटा किससे होती है? साउथ से नॉर्थ पोल की तरफ होती है। तो जो एक्सियल पॉइंट पे लाइन थी उसमें जो मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड की नेट मैग्नेटिक फील्ड आया था ना, B1 + B2 किया था, फिर वैल्यू माइनस हो गई थी। नेट वैल्यू जो आएगी ये उसी डायरेक्शन में जाएगी इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा। और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होता है? साउथ टू नॉर्थ। साउथ से नॉर्थ तरफ मैग्नेटिक डायपोल का मोमेंट और नेट वैल्यू ये आई थी। यानी कि इन केस ऑफ एक्सियल पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड इज सेम। अब जरा इधर देखना, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या है? साउथ टू नॉर्थ। अब ये साउथ टू नॉर्थ में इस तरफ जा रही है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, लेकिन नेट मैग्नेटिक फील्ड देखो जरा इस तरफ जा रहा है, तो ये ऑपोजिट जा रहा है इसके। बट इन केस ऑफ इक्विटोरियल पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डायपोल एंड मैग्नेटिक फील्ड इज ऑपोजिट। अब एक बच्चे का क्वेश्चन आया था, सर अगर पिछले साल आया था, इस साल तो तुम कुछ पूछते ही नहीं हो। सर अगर आपने लिखा इधर S से N पर अगर इधर N और S कर देते तो सर ये सेम ही हो गया क्योंकि S से N तो इधर आ जाएगा। हाँ बात तो सही है भाई, अगर सर ये सिर्फ N और S से करने से ही हो रहा है ना? नहीं, दिमाग लगाओ, बात सेम पड़ेगी। अगर ये नॉर्थ और साउथ आप ऐसे कर दोगे तो यहाँ पे हमें नॉर्थ पोल रख के माना कैसे रहते, तो नॉर्थ से साउथ इस तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा, नॉर्थ से नॉर्थ इस तरफ रिपेल कर रहा होगा, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड तो इस तरफ आ जाएगी। ये तुम्हें समझ में आई गया होगा ना, यहाँ से वेक्टर फॉर्म बना के निकाला है ना, वो मैंने डंडा पूरा बनाया नहीं। तो ये कहानी होती है आपके पास किसकी? इक्वेटोरियल पॉइंट की। अब अगर मैं इसे हटा दूं, हाँ जल्दी जल्दी लिखा करो। अब अगर मैं आप लोगों से पूछता हूं कि यार एक्सियल पे है इक्वेटोरियल पे है, ये बात चल जाएगी, लेकिन अब मैं आप लोगों से कहता हूं एनी जनरल पॉइंट, किसी भी एक जनरल पॉइंट पर जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना आता है। तो जो हमारे पास नया टॉपिक है वो है मैग्नेटिक फील्ड एट एनी जनरल पॉइंट, है ना। अब ध्यान से देखो जनरल पॉइंट का क्या मतलब है मेरा। मैंने कहा कि ये मेरे पास एक बार मैग्नेट है और इसका साउथ पोल ये है, नॉर्थ पोल ये, ठीक है। और मैंने कोई भी एक जनरल पॉइंट ले लिया P, मैंने कोई भी एक जनरल पॉइंट ले लिया P। अब इस पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ये तो बड़ी दुविधा हो जाएगी। क्यों दुविधा हो जाएगी? क्योंकि ये जनरल पॉइंट का है, ना एक्सियल पे है ना इक्वेटोरियल पे है। बट बिलीव मी, अगर आप इसको निकाल लेते हो तो आपका एक्सियल और इक्वेटोरियल इससे निकल जाता है। अगर आपने इसको निकाल दिया तो आपका एक्सियल और इक्वेटोरियल दोनों इससे निकल जाएंगे। कैसे निकालते हैं आइए देखते हैं। ये जनरल पॉइंट हो गया बेटा, हमारे पास कोई भी एक P पॉइंट जनरल पॉइंट है। यहाँ पर अब मैं कैसे मान के चलूँ कि मेरी डायरेक्शन कौन सी है? देखो, अगर ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये थीटा डिग्री पे जा रही है ना, यहाँ से ये कहीं से जो हमारे पास सेंटर से थीटा डिग्री का एंगल बना रही है, राइट। अब जनरल पॉइंट पे जो थीटा एंगल बना रही है, यार ये तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी क्या कि इस पॉइंट P पर इसकी वजह से थीटा लगने की वजह से दो कंपोनेंट रिजॉल्व होंगे, एक कॉस थीटा और एक साइन थीटा। वो भी किसका? इसके डायपोल मोमेंट का, यानी कि एक m cos थीटा लगेगा और एक m sin थीटा लगेगा। अब ये तो बड़ी गड़बड़ होगी। चलो इसको ऐसा कर लेते हैं, मैं आप लोगों से कहता हूँ कि मेरे इस पॉइंट पर दो कंपोनेंट आपके पास ऐसे लगे, ये S1 N1 और दूसरा मैग्नेट, मतलब ये आ गया अलोंग द लाइन ऑफ एक्सिस।
या जब भी कंपोनेंट रिजॉल्व करते हैं किसी भी चीज़ के थीटा के, दो चीज़ पे करते हैं ना, एक अलोंग द लाइन ऑफ एक्सिस, एक उसके परपेंडिकुलर। अब मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर तो ये वाली वैल्यू आएगी इसकी, भाई इस लाइन के एक्सिस के अलोंग तो यही चीज़ जाएगी, और इसके परपेंडिकुलर जो जाएगी वो ऐसे जाएगी, समझ रहे हो। तो मैंने कह दिया कि इसका जो परपेंडिकुलर आएगा वो ये वाला, ठीक है। तो ये वैल्यू, पर इसकी वैल्यू क्या होगी जरा ध्यान सुनिए। इस लाइन के अलोंग ये S2N रखा हुआ है, देखो जरा, इस लाइन के अलोंग ही मैंने ये वाला मैग्नेट रखा हुआ है, बार मैग्नेट। तो इसका मतलब इस वाले की वजह से ड्यू टू N1S1 जो आपके पास मैग्नेटिक मोमेंट आया होगा वो पक्का भी कितना आया होगा, m cos थीटा आया होगा, m cos थीटा आया होगा। अगर नेट मैग्नेटिक मोमेंट इसका m है ना, तो अलोंग द लाइन ऑफ एक्सिस, इस लाइन के अलोंग जो आएगा वो किसका आया होगा, m cos थीटा। और जो परपेंडिकुलर होगा यानी कि इस वाले S2N2 N2S2 की वजह से वो कितना आया होगा मेरे पास, m टाइम्स ऑफ साइन थीटा। पहले हाथ तक बताइए इस पॉइंट में आप लोगों को कोई दिक्कत है कि दो पॉइंट लिए मैंने मैग्नेट के, एक पॉइंट लिया जनरल पॉइंट जो कि थीटा डिग्री पर अलाइन था, और जो थीटा डिग्री का जो पॉइंट था उसके मैंने कंपोनेंट रिजॉल्व कर दिए, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक वर्टिकल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट उसी डायरेक्शन में जा रहा है जो कि N1S1 शो कर रहा है, और जो उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो N2S2 की वजह से जो कि m sin थीटा के इक्वल होगा। यहाँ तक आप बताइए कोई आपको दिक्कत है तो मैं आगे चल सकते हैं, ठीक। अब यहाँ पर जो मेरे पास डेरिवेशन आई है इसका इस्तेमाल करना है, एक तो एक्सियल का और एक इक्वेटोरियल का। चलो इक्वेटोरियल का यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। बी इक्वेटोरियल कितना आया था मेरे पास, μ0 m/4πr3, ये m बड़ा है, ठीक है। अब आप मुझे ये बताओ, अगर ये P पॉइंट, ध्यान सुन पा रहे हो, अगर ये P पॉइंट इसी मैग्नेट के एक्सिस पे रखा है तो क्या ये मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एक्सियल पॉइंट वाले डेरिवेशन की तरह नहीं हो गया, परफेक्ट इसी की तरह हो गया। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू N1S1 कितना आ जाएगा, B = μ0/4π इनटू ये क्या लिखूंगा बेटा मैं, देखो ये डिस्टेंस r पे, ठीक है ना, ये डिस्टेंस r पे, इनटू 4π, m की जगह पर क्या आ जाएगा, m टाइम्स ऑफ cos चलेगा, बाय r3। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट है, आगे चल सकते हैं। सिमिलरली N2S2, अब देखना जरा, N2S2 इस वाली लाइन के परपेंडिकुलर है, यानी एक्चुअल में ऐसे आ रहा है, एक इधर और एक इधर। अब मैं तुम्हें यहाँ पे बना ही सकता था, ऐसे मैग्नेट बनाऊंगा, तुम कहोगे सर 3 मैग्नेट परपेंडिकुलर नहीं लग रहा है। आप समझ पा रहे हो, परपेंडिकुलर है, ये वाला फील्ड है, जैसे थीटा पे कंपोनेंट रिजॉल्व करते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, बट तो ये रखा तो इसके एक्सिस के अलोंग ये गया, तो दूसरा पॉइंट इसके एक्सिस पे 90 डिग्री पे बनाएगा, वो एंगल कितना बनेगा, इक्वेटोरियल वाला बने। 90 डिग्री का मतलब इक्वेटोरियल पॉइंट की बात कर रहे हैं, कहानी खत्म। तो B ड्यू टू N2S2 वो कितना आ जाएगा, μ0/4π, वहां पर उसके m की वैल्यू कितनी है, m sin थीटा है, तो इनटू m sin थीटा बाय r3। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है, यानी कि ये बात तो तय हो गई कि यार ये दोनों जो चीजें रखी हैं आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखी हुई हैं। क्या बेटा, हाँ इक्वेटोरियल वाले में 2 आएगा, तो एक्सियल का कहाँ पे लिखा था मैंने, नहीं एक्सियल वाले में 2 आएगा ना बेटा, यू आर राइट, ये इसमें ही आएगा, एक्सियल का फॉर्मूला ये है ना, तो 2 टाइम्स, ठीक है, ये आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, बी नेट की वैल्यू बात कर लेते हैं। तो बी नेट की वैल्यू क्या आएगी बताइए, कुछ भी नहीं, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, नहीं बेटा ये दोनों 90 डिग्री पर रखे हैं, और मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब वहां पे तो सिंपल इसलिए ऐड कर रहे थे क्योंकि उनका लाइन ऑफ डायरेक्शन एक ही थी ना, b1 cos थीटा प्लस b2 cos थीटा क्यों हुआ, क्योंकि वो एक ही लाइन के अलोंग ऐड हो रही थी, और एक ही लाइन में हमें वेक्टर रिजोल्यूशन लगाने की जरूरत नहीं, उसको हम लोगों ने डायरेक्ट ऐड कर दिया। बट यहाँ पर तो चीजें 90 डिग्री पर रखी हुई हैं, और रिजल्टेंट यहाँ जा रहा है, ये वाला रिजल्टेंट जा रहा है, तो इस वाले रिजल्टेंट को ऐड करने के लिए क्या करेंगे, b1² प्लस b2²। 11th क्लास में पढ़ा था, 90 डिग्री पे होते हैं तो सिंपल स्क्वायर कर देते हैं, तो b नेट कितना आ जाएगा, √b1² प्लस b2²। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा बताइए, b1 कितना है, ये वाला, तो ये आ जाएगा √2 μ0/4π m cos थीटा का स्क्वायर
अपॉन आर क्यूब का होल स्क्वायर, ये b1 स्क्वायर हो जाएगा प्लस b2 स्क्वायर यानी कि म्यू नॉट m साइन थीटा अपॉन 4 पाई आर क्यूब का होल स्क्वायर। देखो दोनों में स्क्वायर है और जो कॉमन, दोनों में स्क्वायर है और जो कॉमन टर्म है उनको बाहर निकाल लीजिए। कॉमन टर्म कितना है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m बाय आर क्यूब, इन सबका स्क्वायर बाहर आ गया। अब अंदर क्या बचेगा, 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट है, चलेगा? अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। 4 को मेरी मर्जी में कैसे लिखूँ, तो इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, म्यू नॉट m अपॉन 4 पाई आर क्यूब अंडर रूट, बेटा इसको मैं लिख रहा हूँ 3 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। अभी देखो जरा, एक कॉस स्क्वायर थीटा बच गया, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, तो 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1, इसको लिख दिया। जो नेट वैल्यू आएगी मेरे पास एट एनी जनरल पॉइंट जो कि किसी थीटा डिग्री पे रखा होगा वो ये। तो अगर आप इस फॉर्मूले को याद रखोगे ना तो आप किसी भी जगह पर कैलकुलेट कर दोगे। क्यों? अब आइए इससे उस पे पहुंचने की कोशिश करते हैं। अगर कोई भी चीज़ एक्सिस पे रखी हुई है तो एक्सिस पे रखे होने का मतलब थीटा की वैल्यू कितनी है बेटा, 0 डिग्री। यहाँ पर 0 डालेंगे, cos 0 1, तो 3 प्लस 1 4, और ये 4 का बाहर जाएगा 2, तो ये कितना आ जाएगा एट एक्सिस, यहाँ पे लिख दो ना, एट एक्सिस थीटा इज इक्वल्स टू 0 इज इक्वल्स टू 1 वैल्यू हो जाएगी। तो इसमें जब आप पुट करोगे तो आपके पास जाएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई आर क्यूब अपॉन 3 का स्क्वायर, मतलब 3 इंटू 1 का स्क्वायर 1 ही हो गया, तो 3 प्लस 1 कितना आ गया 4, 4 का रूट कितना आ गया 2, तो ये कितना आ जाएगा 2, और ये देखो 2 म्यू नॉट m बाय 4 का आर क्यूब। क्या ये एक्सिस की डेरिवेशन आ रही है? बिल्कुल आ रही है। अच्छा, अगर मैं बात करता हूँ इक्वेटोरियल की, तो इक्वेटोरियल में ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, भाई 90 डिग्री आ जाएगा, cos 90 0, तो 0 और 1 का रूट 1, तो म्यू नॉट m अपॉन 4 पाई आर क्यूब। तो ये वैल्यू हमारे पास किसकी आ रही है, इक्वेटोरियल की आ रही है। तो जनरल पॉइंट की अगर हम लोग डेरिवेशन निकालते हैं तो उससे हमारे पास कहीं पे भी काम निकाला जा सकता है। क्लियर है? एसी बंद कर दें, ठीक है बेटा, ये क्लियर है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। अब हम लोग इसे बढ़ा दूँ, अब हम लोग आगे चलते हैं। तो आगे हमारे पास बहुत सिंपल चीज़ें हैं, क्या, टॉर्क कैसे निकालेंगे, है ना, और एनर्जी ऑफ अ मैग्नेटिक डायपोल, ये सारी कहानी हम लोगों को पढ़ाई जा चुकी है इन चीज ऑफ चैप्टर नंबर 1। तो अगर आप इस चीज़ को ध्यान में रखे होंगे चैप्टर 1 को, तो आपका आराम से काम हो जाएगा, और अगर नहीं रखे होंगे तो हम करा ही रहे हैं, क्या कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लाइन डालिए, टॉर्क ऑन अ बार मैग्नेट इन अ मैग्नेटिक फील्ड, टॉर्क ऑन अ बार मैग्नेट ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। देखो, कंसीडर कीजिए एक बार मैग्नेट आपके पास किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, सच दैट ये एक एंगल बना रहा है बी मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बना रहा है। ये इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है। इसके मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ m और m होंगे क्योंकि बार मैग्नेट है, यूनिफॉर्म मान रखा है। अब ये जो बार मैग्नेट है इस पे एक फोर्स जो इसका नॉर्थ पोल होगा, अगर एक पॉइंट सेम पॉइंट कोई सा ही मान लूंगा तो साउथ वाला नॉर्थ को अट्रैक्ट कर रहा होगा। भाई अगर मैं इधर नॉर्थ पोल मान लेता हूँ तो इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा, इसको इधर लेके जाने की कोशिश करेगा, पर नॉर्थ वाला उस नॉर्थ किसी भी एक पॉइंट को आप नॉर्थ पोल मान के काम कर लो। मैंने पहले बोल रखा है आपको कि मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते हैं, लेकिन कितनी एनालॉजिकल सिचुएशन में, एनालिटिकल सिचुएशन में सॉरी, हमें ये मान के चलना पड़ेगा कि हम लोग मोनोपोल के हिसाब से काम कर रहे हैं। तो मोनोपोल आपने कंसीडर कर लिया यहाँ पर कि नॉर्थ पोल हमारे पास पड़ा हुआ है, ये ऐसा आ गया, साउथ वाला इधर लेके जाएगा, अट्रैक्ट करेगा, लेकिन ये नॉर्थ वाला जो है इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो जो आपके पास फोर्स, अब याद करो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखी रहती थी हमारे पास एक डायपोल, तो हमने क्या किया था, एक डायपोल लिया था, इसका माइनस क्यू इधर, इसका प्लस क्यू था, ये इलेक्ट्रिक फील्ड थी ई, तो इस पे लगने वाला फोर्स कितना हुआ करता है, F इज टू क्यू टाइम्स ऑफ ई। क्यू क्या है, इधर चार्ज, अब यहाँ पे इधर चार्ज की जगह क्या है, इधर पोल स्ट्रेंथ, तो यानी कि m। मैग्नेटिक फोर्स जो हो जाएगा m इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड था, यहाँ पर क्या हो जाएगा सेम बस मैग्नेटिक, तो ये मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा mb।
लेकिन MB हमारे पास एक तो इधर लग रहा है, एक इधर लग रहा है, इक्वल एंड ऑपोजिट होने की वजह से याद रखिएगा नेट मैग्नेटिक फोर्स ऑन बार मैग्नेट, नेट मैग्नेटिक फोर्स ऑन बार मैग्नेट तो जीरो हो जाएगा। ये मैंने आपको कुछ दिन पहले अभी भी कराया था कि नेट मैग्नेटिक फोर्स जीरो होगा, याद है ना, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर जब कराया था, ठीक है, तो पेपर में भी आया और बच्चे करके नहीं आए हैं। तो नेट मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ बार मैग्नेट आपको क्या रहेगा, जीरो रहेगा। लेकिन जब आपके पास इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगते हैं किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो हमने देखा था कि उस वजह से टॉर्क प्रोड्यूस हो जाएगा। ये कपल फोर्स लग रहे हैं, इधर देखो, ये MB इस डायरेक्शन में, ये MB इस डायरेक्शन में, तो इक्वल एंड ऑपोजिट होने की वजह से इधर खींचेगा, इधर खींचेगा, जिसकी वजह से हमारे पास निकल जाएगा, घूम जाएगा, रोटेशनल फोर्स आएंगे, टॉर्क आ जाएगा। अब टॉर्क क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर फोर्स इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। अब मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर फोर्स, ये फोर्स लग रहा है तो देखो इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो ये वाला आ जाएगा ये, और इसको निकालने के लिए आप लोग कैसे निकालेंगे आइए देख लेते हैं। तो देखो बेटा, इसकी जो लेंथ थी हमारे पास तो 2L ही रहेगी, लेंथ तो हमारे पास 2L ही रहेगी, है ना, और आपके पास नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो ईदर फोर्स का वैल्यू कितना आएगा, M इंटू बी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब देखो बेटा, थीटा ये है, इस वैल्यू को निकाल दो, कैसे निकालेंगे, बेस अपॉन हाइपो cos थीटा होता है, P अपॉन H चाहिए मुझे, तो साइन थीटा लगाया था, साइन थीटा इज इक्वल्स टू P, इसको O नाम दे देता हूँ, इस पॉइंट को A दे देता हूँ, B, साइन थीटा ये तो B है, OAQ दे देता हूँ, साइन थीटा कितना हो जाएगा, OA अपॉन 2L, OA अपॉन 2L, तो बेसिकली OA जो कि मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितना आ जाएगा, 2L साइन थीटा। तो यहाँ पर देखना F कितना आ जाएगा, MB इंटू 2L साइन थीटा, राइट। तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया, टॉर्क। अब आप टॉर्क पर निकाल लीजिएगा, देखो M इंटू 2L, ये तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट आ जाएगा, तो आप इसे बड़ा M लिख सकते हैं, B लिख सकते हैं और साइन थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। जो टॉर्क आएगी वो कितना आ जाएगा, M क्रॉस B, याद रखना M और B मैं डायरेक्शन निकालना इतनी बार बता चुका हूँ, M क्रॉस B ही करना, ठीक है। वैसे आपको एक चीज़ बताऊँ, इसके टॉर्क में चाहे आप M क्रॉस B कर लो चाहे B क्रॉस M कर लो, इसके केस में स्पेसिफिकली सेम ही आती है वैल्यू, बट वो एक केस बन जाता है। लेकिन जो मैंने वैल्यू बता रखी है उनको आप ऐसे ही करना है, M से B की तरफ, मैग्नेटिक मोमेंट जिस तरह जा रहा है वहाँ से B की तरफ, ठीक है। तो ये वैल्यू है आपके पास टॉर्क की, टॉर्क इज इक्वल्स टू MB साइन थीटा, ये आपके पास टॉर्क आ गया। अच्छा एक चीज़ और रह गई आपके पास, हाँ डायरेक्शन पूछी थी इसकी, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डायपोल एट एनी जनरल पॉइंट, है ना, जनरल पॉइंट वाली थी, मैं छोटी सी वो अभी देखा तो मेरे को याद है। देखो ये एक्चुअल में हमारे पास नेट वैल्यू जा रही थी, अब मैंने कहा ये वाला जो लाइन है, ये जो लाइन है ये तो उसी लाइन के अलॉन्ग एक एक्सिस है। देखो यहाँ पर हमारे पास एक बार मैग्नेट रखा हुआ था, यहाँ पर थीटा एंगल बन रहा था, अभी जनरल पॉइंट जो कराया है ना, तो यहाँ पर मैंने कहा एक चीज़ आ रही है, इसमें जो नेट मैग्नेटिक वैल्यू दे रखी है मैग्नेटिक मोमेंट ये परपेंडिकुलर ये बना रखी है, ठीक है। और लेट से आपके पास ये कितना एंगल बना रही है, अल्फा बना, एक वैल्यू देखो ये एक्सियल वाली हो गई, और ये समझो ना अलॉन्ग द लाइन, तो ये जो मैग्नेट रखी थी मैंने ये वाली याद आई, ये तो अलॉन्ग द लाइन है, तो इसी लाइन के अलॉन्ग चलेगी तो उसका हो जाएगा, और जो परपेंडिकुलर रखी थी वो मैंने ऐसे ये वाली, ठीक है। तो इसकी वजह से हमारे पास जो डायरेक्शन आएगा वो कितना आएगा, अच्छा थीटा ले रखा है तो अल्फा ले, ठीक है। अब इसकी वजह से जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड आई थी हमारे पास B1 आ जाएगी, N1 S1 वाली जो है, और इसकी वजह से जो आएगी हमारे पास B2 आ जाएगी, ठीक है। अब B1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी, ड्यू टू एक्सियल 2m cos थीटा बाय r क्यूब। अच्छा अब देखो जरा इसमें ध्यान से, ये हो गई डायरेक्शन के क्या निकालते हैं हम लोग, tan अल्फा। तो ये देखो थोड़ा सा ना डायग्राम अलग बन रहा है, ऐसे बनेगा और ये पैरेललोग्राम बन जाएगा, तो ये B2 है तो ये भी B2 बन जाएगा। तो यहाँ पे tan अल्फा लगा दो फॉर डायरेक्शन, आपको पता है डायरेक्शन के लिए हम लोग क्या करते हैं, tan अल्फा लगा दो। tan अल्फा कितना हो जाएगा बेटा बताइए, tan अल्फा P अपॉन B, तो बेस ये है परपेंडिकुलर ये है, राइट 90 डिग्री यहाँ बन रहा है, तो बेस ये है परपेंडिकुलर, बेस क्या हुआ B1, tan अल्फा यहाँ बन रहा है ना, बेस कहाँ हो जाएगा, ठीक है। तो tan अल्फा इज इक्वल्स टू B2 अपॉन B1। अब B2 हमारे पास किसकी वजह से था, इक्विटोरियल की वजह से, और B1 किसकी वजह से था, एक्सियल की वजह से। तो सिंपल है, B2 की वैल्यू कितनी आई थी, मिटा दी,
बताओ इक्वेटर कैसे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम साइन थीटा बाय आर क्यूब, ये आई थी। B2 की अपॉन B1, बताओ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 एम कॉस थीटा अपॉन आर क्यूब, राइट। हाँ, तो ये तो 4 पाई ये सब तो कट ही जाएगा, तो ये बचेगा देखो tan अल्फा इज इक्वल्स टू 1/2 एम से एम भी गया साइन थीटा बाय कॉस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा tan थीटा। तो आप लिख सकते हो कि कोई भी एक डायरेक्शन जो है वो हाफ टाइम्स ऑफ tan थीटा रहेगी। पिछले वाले पेज, आगे पेज थोड़ा बचा होगा तो वहाँ पे लिख लेना प्लीज, ठीक है। तो यहाँ पर दे रखा है कि बस ये दे रखा है टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द डायपोल, है ना, एट एनी जनरल पॉइंट की बात करिए, एट एनी जनरल पॉइंट। तो जो tan अल्फा अगर ये बनाएगा तो उसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है, देखो ये आपको समझ में आ गया ना कौन से मैग्नेट पे रखे हुए थे। पिछला वाला एक सेम केस है, बस उसमें मैंने थोड़ा सा उसी टाइम बता देना चाहिए था, डायग्राम में मैं भूल गया, ठीक है। अभी जब बुक देख रहे हैं साथ होती है तो बुक का ही फायदा तो हो ही जाता है। क्लियर है? अच्छा ये क्लियर है टॉर्क वाला। यहाँ पे हमारे पास m क्रॉस b रख दिया, यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत। इसकी जो यूनिट आएगी कितनी आ जाएगी, न्यूटन मीटर पर टेस्ला, न्यूटन मीटर पर टेस्ला। इसकी तो न्यूटन मीटर रहती है, m की यूनिट क्या रहती है, न्यूटन मीटर, इसकी टेस्ला। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगी, न्यूटन मीटर पर टेस्ला, मतलब m की यूनिट निकालनी है, द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, सॉरी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, टॉर्क की यूनिट ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो वैल्यू आएगी उसकी कितनी आ जाएगी, देखो m इज इक्वल्स टू टॉर्क अपॉन b हो जाएगा। b की यूनिट क्या होती है, टेस्ला, और इसकी यूनिट क्या है, टॉर्क की, r क्रॉस f, तो न्यूटन इनटू मीटर, r की मीटर, f की न्यूटन अपॉन टेस्ला, तो क्या आ जाएगा न्यूटन मीटर पर टेस्ला। ये वैल्यू आपको दे रखी है, आपको इसको हम लोग न्यूटन मीटर क्या बोलते हैं, जूल ही बोलते हैं, तो जूल पर टेस्ला, F.ds वर्डन की यूनिट आ गई, ठीक है। ये कहानी होती है। नेक्स्ट है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बार मैग्नेट प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। कौन सी डेरिवेशन है बेटा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बार मैग्नेट, ठीक है। आज के लिए लास्ट रखता हूँ, लेकिन इसे तो कराने दो कम से कम। पोटेंशियल वैसे बच्चे नहीं आते, जिस दिन आते हैं उस दिन अब करानी पड़ेगा लंबा लंबा, है ना। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं, छुट्टी इतनी मार लेते हैं पेपर के टाइम पे तो भाई साहब पूछो मत, जैसे एक दिन में आप सारा सिलेबस कर लोगे, 1 घंटे में, सॉरी, है ना, 1 घंटे में सारा सिलेबस हो जाएगा। सितंबर का टाइम में दिक्कतें बड़ी हैं, 1 घंटे तो कुछ नहीं हो सकता बेटा, पूरे साल की चीज़ 1 घंटे तो नहीं हो सकती, तो डेली का डेली पढ़ना पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं। क्या बताया था मैंने, वर्क डन ना, वर्क डन ड्यू टू अ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बार मैग्नेट, निकालना था वर्क डन, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बार मैग्नेट प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। एक्चुअल में कहानी तो यही करते हैं, ये तो बिल्कुल सेम है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें तो आपको कोई दिक्कत होनी भी नहीं, लेकिन मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि जो वर्क डन है उसको हम लोग कैसे निकालते थे, F इंटू डी एक्स। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है भाई, किसी भी चीज़ का अगर आपको वर्क डन निकालना है तो आप लोगों ने ये वर्क डन किससे निकाला है, F.ds, लेकिन यहाँ पे F की जगह पर कितना है, टॉर्क है, रोटेशनल इफेक्ट है, और S की जगह पर क्या है, थीटा है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, F की जगह पर t टॉ और ds की जगह पर d थीटा, तो वर्क डन इज इक्वल्स टू टॉ डॉट डी थीटा, यानी कि टॉ डी थीटा। देखो मैंने आपको बताया था कि जो भी वेक्टर प्रोडक्ट होंगे a क्रॉस b वाले, उनका वेक्टर इनटू वेक्टर वेक्टर ही आएगा, लेकिन हर बार वेक्टर और वेक्टर करेंगे तो वेक्टर आंसर आएगा, जरूरी नहीं है। जैसे कि वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन ये दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है ना, इसलिए इसका आंसर स्केलर आता है। देखो वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो यानी कि यहाँ पर भी जो हमारे पास वैल्यू आई है ये गलती मत कर देना, ठीक है ना। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, बट आंसर वर्क का तो स्केलर होता है ना। तो वो डॉट प्रोडक्ट जब भी वेक्टर का होगा तो आपके पास क्या आएगा, स्केलर, और क्रॉस प्रोडक्ट जब आएगा तो वेक्टर क्वांटिटी रहेगी। जैसे r क्रॉस f है टॉर्क, तो ये r क्रॉस f है तो वो वेक्टर है, ठीक है। चलिए ठीक है, टॉर्क की वैल्यू कितनी आई थी अभी अभी हमने निकाली है, एम बी साइन थीटा, तो हमारे पास वर्क डन कितना हो जाएगा, एम बी साइन डी डब्ल्यू हो जाएगा, ये छोटा सा वर्क डन होगा डी थीटा घूमने में, एम बी साइन थीटा डॉट डी थीटा। यहाँ तक चीजें क्लियर हैं। अब इसका इंटीग्रेशन कर देता हूँ, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड,
साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा होगा, मैथ्स वालों सही है। तो हैं क्या होता है? नहीं बेटा, साइन का माइनस कॉस ही होता है, इंटीग्रेशन कर रहा हूँ मैं, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है। फिर मैथ्स वाली है ये, डेरिवेशन पढ़ रहे हो, डेरिवेशन पढ़ो मत करो और न्यूमेरिकल्स में ज़्यादा ध्यान दो कॉन्सेप्ट पे, डेरिवेशन से कुछ नहीं होने वाला। अच्छा जरा देखिए, अब एम बी साइन थीटा डॉट डी थीटा को कर देते हैं, साइन थीटा डी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, तो एम बी बाहर लिख दिया मैंने, सीधा लिख दिया माइनस कॉस थीटा। और कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट कर रहा हूँ? थीटा 1 से लेकर थीटा 2 तक। नहीं, आकाश में ही है वो, उसका मैसेज आया था कि वो आकाश में ही है। तो W इज इक्वल्स टू एम बी माइनस कॉस थीटा, थीटा 1 से थीटा 2 तक। क्लियर है? अब हमारे पास यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी? वैसे तो cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1 आ जाएगी, बट माइनस का साइन है तो cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2 हो जाएगी। नहीं समझ में आया था ऐसा, तो माइनस बाहर लो। W इज इक्वल्स टू माइनस एम बी cos थीटा 2 माइनस थीटा 1 हो जाएगा। अब अगर मुझे इसका थीटा 1 माइनस थीटा 2 करना है तो इस माइनस को बाहर से हटा दूंगा, तो वर्क डन इज इक्वल्स टू एम बी cos थीटा 1 माइनस थीटा 2 हो जाएगा। अब अगर आप मान के चलो कि आपके पास आपका जो बार मैग्नेट है बिल्कुल परपेंडिकुलर रखा हुआ था और आपको इसे ऐसे लेके जाना है, स्टेबल करना है, यहाँ से ऐसे, तो ये जो वर्क डन है तो कितना हो जाएगा? थीटा 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? 90, परपेंडिकुलर रखा हुआ मैग्नेटिक फील्ड से, और आपको कहाँ तक लेके जाना है? 0 तक। तो एक बार मैग्नेट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड इनिशियली, है ना, ये कहानी होती है। तो आपके पास वर्क डन कितना हो जाएगा? एम बी cos 90 0 और cos 0 1, तो इनटू -1, यानी कि W इज इक्वल्स टू माइनस एम बी आ जाता है। और दिस वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बार। तो W इज इक्वल्स टू माइनस एम बी या माइनस एम बी कॉस थीटा भी आप लिख सकते हैं, अगर आपको किसी एक वैल्यू पे निकालनी है तो वर्क डन ये होगा। वैसे तो मेन फॉर्मूला ये है इनिशियल से फाइनल करने का, एम बी कॉस थीटा 1, पर आप अपने हिसाब से उसको चेंज कर लेना, जैसे जैसे वैल्यू बोलेगा वैसे वैसे आप रख देना। अगर हमारे पास है हाँ, तो u इज इक्वल्स टू माइनस एम बी कॉस थीटा, अगर 90 डिग्री से रखा हुआ है तो ये 90 डिग्री से किसी थीटा पे लाना है, सॉरी ये मैंने एक केस बता दिया, 90 डिग्री टू एनी जनरलाइज कॉस थीटा, ठीक है, 90 डिग्री से किसी भी थीटा वैल्यू पे लाना है। तो 90 डिग्री का कितना हो जाएगा? 0, और बाकी कॉस थीटा का ये, तो माइनस एम बी कॉस थीटा, ये नेट वैल्यू है। अब स्टेबल इक्विलिब्रियम कब होगा? जब थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री पे होगा। तो 0 डिग्री पे कितना आ जाएगा? 3 केस बनेंगे ना। पहला केस फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम, फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब स्टेबल इक्विलिब्रियम में कितना आएगा? एम बी कॉस थीटा, कॉस थीटा माइनस 1 मतलब कितना हो गया? कॉस थीटा मतलब 1 हो गया, तो माइनस एम बी हो गया। दूसरा केस आ जाएगा जब 90 डिग्री पे रखा हुआ है तो 0 ही हो गया। और तीसरा केस क्या आ जाएगा? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का, तो कितना आ जाएगा? कॉस 180 माइनस 1 होता है, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस। तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के केस में क्या आ जाएगा बेटा? ये प्लस एम बी, ठीक है, ये कहानी आपके पास है। हाँ जी, कौन सा वाला बेटा? ये वाला बेटा, ये माइनस हटा दिया ना मैंने बाहर का, तो माइनस की मल्टीप्लाई कर दे अंदर की तरफ, तो थीटा 2 माइनस थीटा जाएगा, थीटा 1 माइनस थीटा 2 कर दिया ना मैंने। ये थीटा 2 माइनस थीटा 1 था, अगर आप इसे माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो देखो यहाँ पे थीटा 2 माइनस थीटा 1, अगर आप इसमें पूरे माइनस कर दोगे तो क्या हो जाएगा? बेसिकली माइनस का थीटा 2 हो जाएगा, प्लस का थीटा 1 हो जाएगा। ये तो कर दिया मैंने, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इक्वेशन माइनस से मल्टीप्लाई करने पे माइनस का प्लस हो जाएगा और अंदर की वैल्यू चेंज होकर ये हो जाएगी, ठीक है, क्लियर है। तो ये कहानी थी आपके पास पोटेंशियल एनर्जी की जो आपके पास है। अगला जो हमारे पास टॉपिक है, कोई टफ तो इसमें ऐसा क्वेश्चन है नहीं जो मेरे को दिख नहीं रहा कि मैं कराऊं। फाइंड द मैग्नेटिक इंटरेक्शन एनर्जी, इतना तो नहीं दे रखा। चलो ये क्वेश्चन हम लोग अगली क्लास में कर लेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, इतना मेरे को कुछ दिखेगा कोई टफ क्वेश्चन है यहाँ पर अभी। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।